तो तंज क्यों कसना था पहले कि हम सेंटर के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस हाथ थोड़ी फैलाना है, हमारा हक है, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। अगर इस मुल्क का कह के लोगों से वोट लिया है, और आज जब वहीद पर्रा ने 370 की बात उठाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिट क्यों खड़ी हो गई? वक्त नहीं था। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है 370 पे रेजोल्यूशन पास करने के लिए? नहीं, बात करने से आपको किसने कहा कि हम तैयार नहीं है? आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या मजबूरी आई कि 370 छोड़ के स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन पास कर? नहीं, देखिए, सजाद लोन तो कहते हैं कि शॉल पहनाने के लिए जो है यहाँ से जाया जाता है, कोई लोगों के हित में अगर फैसला लेना होता तो यहाँ भी ले सकते थे। आप सईद रूहुल्लाह मेहदी जो हैं उनका भी ये पहले से ही दावा था कि असेंबली के पहले सेशन में जो 370 पे रेजोल्यूशन है वो पास किया जाएगा। सजाद गनी लोन साहब जब ये बातें करते हैं, ये बात करने से पहले मुझे तो पहले हैरत होती है उस शख्स की जो हर मौसम के साथ अपना कैरेक्टर बदलता है, अपना किरदार बदलता है। ये लोग इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर देखिए। सजाद गनी लोन फराहम करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर देगी तो क्या रोड मैप है उसका, किस तरीके से दे सकती है? ये तो हुकूमत ही देगी ना, पॉलिसी बन रही है। इवेंट्स पे तनकीद हुई, आज उन्हीं इवेंट्स में जो है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हिस्सा लेते हुए नजर देखिए, आज हुकूमत जो है वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर। मैं हूं जावेद खान। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, और इसी के साथ साथ आप भी देखते होंगे कि जिस तरीके से सज्जाद शाहीन ने बाकायदा तौर पर जीत हासिल की है, लोगों का दिल जीता है। तो आज असेंबली का पहला दिन था और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर असेंबली में आगाज़ किया है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बाकायदा तौर पर निकल के सामने आ रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी कुछ सवालात उठ रहे हैं। सबसे पहले सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 का कह के लोगों से वोट लिया है, और आज जब वहीद पर्रा ने 370 की बात उठाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिट क्यों खड़ी हो गई? देखिए, आज जैसा कि आप जानते हो, आज इस इलेक्शन के बाद जो 10 साल के बाद हुआ जी, उसमें ये फर्स्ट असेंबली का सेशन था और ये सिर्फ 4 दिन का सेशन है, बड़ा शॉर्ट सेशन है। इसमें जो असेंबली का जो एक तरीक़ेकार है, अपना एक उनका रूल्स ऑफ बिजनेस है, तो वो सारा डिफाइंड होता है। जो आज के दिन के जो प्रोसीडिंग्स का जो एक जो सेट एक जो प्रोग्राम था, शेड्यूल था, वो ये था कि सबसे पहले आज स्पीकर, असेंबली के स्पीकर का इंतखाब होना था, और उसके बाद गवर्नर एलजी साहब के उनका एड्रेस होना था, और उसके बाद हाउस को एडजर्न होना था। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आवर नहीं था, कोई ज़ीरो आवर नहीं था, कोई प्राइवेट बिल, कोई ऐसा रेजोल्यूशन वगैरह का जो बिजनेस रूल के मुताबिक जो कंडक्ट है उस असेंबली का, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं था। चूँकि शेड्यूल के मुताबिक ऑनरेबल स्पीकर का इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन के बाद गवर्नर साहब का एड्रेस, एलजी साहब का एड्रेस होना था। इसी अवस्था में ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बात रखी, और फिर स्पीकर साहब ने चंद पार्टी के लीडर्स को बात करने के लिए कहा। उसमें बीजेपी के लोगों ने बात की, उसमें कांग्रेस के लीडर्स ने बात की, एक बल्कि उनके हेड्स ने बात की, उसमें सीपीआईएम के लीडर ने बात की, और आम आदमी पार्टी के जो एक वाहिद नुमाइंदा है उनने बात की, और इसी तरह से पीडीपी के भी वक्त दिया गया। लेकिन जो बिजनेस रूल के मुताबिक जो होना चाहिए था वो ये था कि स्पीकर साहब को मुबारक दिया जाए, और उसके अलावा कोई किसी किस्म का बिल, किसी किस्म का रेजोल्यूशन, किसी किस्म का क्वेश्चन का आज का सेट कोई एजेंडा नहीं था। मतलब दैट वाज अगेंस्ट एक्चुअली द रूल ऑफ द बिजनेस। मगर सर आपसे ये बात, मेरी बात पूरी सुनिए। इसी में पर्रा साहब ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ टर्न
मैं ये समझता हूँ कि हेस्ट में जब बात रखी तो एक रेजोल्यूशन की एक कॉपी उन्होंने स्पीकर साहब को भेजी और वो रेजोल्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें स्पीकर साहब ने भी नहीं रोका। लेकिन बीजेपी वालों ने ऑब्जेक्ट किया, बीजेपी के जो अपोजिशन बेंचेस हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि आज की बिजनेस प्रोसीडिंग्स में किसी किस्म का रेजोल्यूशन या कोई बिल वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद बड़ा 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर ही गवर्नर एलजी साहब का एड्रेस था। तो मैं ये समझता हूँ कि करपरा साहब ने शायद पब्लिसिटी की खातिर, मीडिया अटेंशन सीख करने के लिए आउट ऑफ द वे हेस में वो सारा वो सिलसिला किया जो असेंबली के जो रूल्स के ख़िलाफ़ था। कल ये चूँकि 4 दिन का ये सेशन है, इसमें कल ऑबिचरी है, उस पर जितने भी हमारे लेजिस्लेटर्स जो पास लेजिस्लेटर्स हैं जो गुज़र चुके हैं, दुनिया से रहलत कर चुके हैं, उनके लिए उनको कल खराज अकीदत पेश किया जाएगा और परसों से बाज़ाब्ता तौर पे फिर डिबेट्स होंगे, फिर रेजोल्यूशंस आएंगे अगर आना होंगे, और फिर जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले बात करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि परा साहब को शायद बहुत जल्दी थी कि ब्राउनी पॉइंट्स हासिल किए जाएं और ये इस तरह का ये सिलसिला करके सारी मीडिया अटेंशन अपनी तरफ खींची जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक गुमराह कुन एक कदम था, आवाम को गुमराह करने का एक तमाशा था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये लोग सिर्फ मीडिया अटेंशन की खातिर, अपने वो पॉइंट्स बनाने की खातिर ये तमाशा रचाते हैं। इनका माजी भी हमें मालूम है। यही बेसिकली ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज इस रियासत को इस दहाने पे पहुंचाया है। बट आगा सईद रूहुल्ला मेहदी जो हैं उनका भी ये पहले से ही दावा था कि असेंबली के पहले सेशन में जो 370 पे रेजोल्यूशन है वो पास किया जाएगा। तो यहाँ पे बीजेपी के लीडर भी कहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान हमें दिखी, जो कि अखाड़ा बना के रखा था। नहीं, हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं, ना थी। हमारे सीएम साहब ने जिस वक्त बात की उन्होंने तो क्लियर किया कि चूँकि आज का जो बिज़नेस का जो एक शेड्यूल था उसमें किसी किस्म का रेजोल्यूशन आने का कानूनी तौर पे तो कोई जवाजियत थी ही नहीं। अभी 2 दिन के बाद हमारा कल ऑबिचरी है, उसके बाद फिर डिबेट्स होंगे, उस पर बात होगी, उस पर रेजोल्यूशंस आएंगे, उस पर सारे लोग अपनी बात रखेंगे, हुकूमत अपनी बात रखेगी। जो हमने कार्रवाई करनी है, जो पार्टी फैसला लेगी वो कार्रवाई उसके बाद होगी, लेकिन आज उसके लिए मुनासिब वक्त नहीं था। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है 370 पे रेजोल्यूशन पास करने के लिए? नहीं, बात करने से आपको किसने कहा कि हम तैयार नहीं हैं? आप देखेंगे अब आने वाले वक्त में 2 दिन के बाद, कल के दिन के बाद डिबेट होगा, आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी अपने एजेंडे से डिविएट नहीं होगी और अपना जो मौक़िफ़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको कभी नहीं छोड़ेगी। 370 हमारा मौक़िफ़ है, हमारा कोर एजेंडा है, ऑटोनॉमी हमारा कोर एजेंडा है। अच्छा। और स्टेटहुड के लिए क्योंकि हम डिसएम्पावरमेंट हुई है रियासत जम्मू कश्मीर में, वो चाहे पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो, इकनॉमिक डिसएम्पावरमेंट हो या कोई सोशल डिसएम्पावरमेंट हो, हम उस चीज़ के खिलाफ तो कभी हम कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं करेंगे। स्टेटहुड का दावा और स्टेटहुड का वादा पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद किया, होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या मजबूरी आई कि 370 छोड़ के स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन पास कर? नहीं, देखिए, स्टेटहुड सबसे पहले आपने हुकूमत जब बनी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम आपको स्टेटहुड दे देंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल किले पे कहते हैं दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी ख़त्म करनी चाहिए। और जब हम हुकूमत में आए हैं तो हमारे पास, हम लोग पॉलिटिकली, हमारे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो चाहिए जिससे हम हुकूमत चला सकें, लोगों के काम कर सकें, लोगों की तामीर व तरक्की का काम कर सकें, लोगों के लिए जॉब
जॉब्स के वसाइल पैदा कर सकें, रोज़गार दे सकें, इस रियासत को इस भंवर से बाहर निकाल सकें, इस मुसीबत से बाहर निकाल सकें, इसको तामीर और तरक्की के उस ट्रैक पे लेके आ सकें, तो उसके लिए स्टेटहुड का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इख्तियारात जो हैं, अब चूँकि हुकूमत बनने के बाद बहुत सारे इख्तियारात जो हैं आस्ता आस्ता आ रहे हैं वापस हुकूमत के पास, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जो इख्तियारात हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बनने के बाद और उसकी अमेंडमेंट के बाद वो मरकज़ के पास है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, वो सारे इख्तियारात हमको वापस लेने हैं ताकि हम फर्दर बड़ी इसकी अपनी पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग जो है स्ट्रेंथन हो सके और लोगों की फलाह बहबूद का काम कर सके। इसलिए स्टेटहुड का सबसे पहले रिस्टोर होना बहुत ज़रूरी है। सजाद लोन तो कहते हैं कि शॉल पहनाने के लिए जो है यहाँ से जाया जाता है, कोई लोगों के हित में अगर फैसला लेना होता तो यहाँ भी ले सकते थे। हाँ, मुझे ये बताइए, सेंटर और स्टेट की रिलेशंस जो है वो कौन सी हुकूमत ने उनको रिलेशंस को ख़राब करके तरक्की की है? तो यही बात पहले भी आपका मौक़िफ़ होता था कि सेंटर के बीच ताल्लुकात दुरुस्त रखने तब जाके भलाई और बहबूदी होगी, तो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टांस अलग था। नहीं, हमारा सेंटर के साथ कभी भी कन्फ्रंटेशन जो है, कन्फ्रंटेशन तो नहीं रही है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर है, हमारा मंशूर अलग ज़रूर है। नहीं, कई सारे बयान आए हमारे नहीं बयान, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे मंशूर हमारा अलग है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन मरकज़ के साथ अगर हम रिलेशंस को बिगाड़ के तरक्की तो नहीं की जा सकती। कल हमको तामीर और तरक्की के काम करने, उनके लिए फंडिंग दरकार है, हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार दरकार है। ये रियासत जो है इसके अपने वसाइल नहीं है, तो तंज क्यों कसना था पहले कि हम सेंटर के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस हाथ थोड़ी फैलाना है, हमारा हक है, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। अगर इस मुल्क का हम हिस्सा हैं तो ये मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस रियासत के साथ इंसाफ करना, इस रियासत की इक्वल डेवलपमेंट करना, इस रियासत के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना, ये तो मरकज़ के डोमेन में आता है। और कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट में जो चीज़ें आती हैं वो सेंटर को करनी है, जो स्टेट सब्जेक्ट में चीज़ें आती हैं वो स्टेट को करना है। तो स्टेट की अपनी उतनी हमारे पास उतने वसाइल नहीं है। मुझे बताइए, हमें कल को कोई इंडस्ट्रीज़ बनानी है, बड़े हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो हमें तो मरकज़ के ताउन की ज़रूरत रहेगी। तो वो हमको अक्रॉस द बॉर्डर तो जाके हमारे मसले हल नहीं होंगे, वो तो मरकज़ के साथ हमको ताल्लुकात रखने से, मरकज़ के साथ वो करने के वो तो उसी से होंगे। तो सजाद गनी लोन साहब जब ये बातें करते हैं, ये बात करने से पहले मुझे तो पहले हैरत होती है उस शख्स की जो हर मौसम के साथ अपना कैरेक्टर बदलता है, अपना किरदार बदलता है। ये लोग इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर देखिए। सजाद गनी लोन साहब ज़रा अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हुई और कहाँ पहुँचे, कहाँ से घूम फिर के। यही वो हैं जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मोदी साहब को अपना बड़ा भाई कहा ताकि उनको पासपोर्ट मिल सके। और यही लोग आज दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आप किसी पे उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आप पे भी उठती हैं वापस। तो सजाद गनी लोन साहब को क्रिटिसिज्म छोड़ के उन्होंने आज असेंबली के अंदर पहली तकरीर की और उसमें भी तनकीद की। तनकीद अच्छी बात है, हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो, और क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेबल है। हम लोग क्रिटिसिज्म से डरते नहीं, क्रिटिसिज्म से भागते नहीं हैं, लेकिन वो फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म आप कर रहे हो। क्रिटिसिज्म मतलब ये इस तरह की अप्रोच अच्छी नहीं है। उनको थोड़ा सा प्रीपोल अलायंस हुआ था, तो कांग्रेस कहीं खास तालमेल जो है कांग्रेस के साथ मिल नहीं रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नहीं, प्रीपोल अलायंस तो हुआ था, लेकिन कांग्रेस हार गई। मेजॉरिटी सीटें जम्मू में वो हमसे ले गई, उसके बाद कारकर्दगी दिखा नहीं पाई। वो उनको देखना है उनकी कहाँ कमियाँ हैं। तालमेल तो है उनकी, वो हमारे साथ शामिल है। कहा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में बड़े अल्फाजों में लिखा था कि 200 यूनिट मुफ्त देंगे। आज एलजी ने भी इस बात का खुलासा किया है कि वो भी जो है गरीब फैमिली को 200 पावर के यूनिट्स जो है वो बाकायदा तौर पर मुफ्त फराहम करेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर देगी तो क्या रोड मैप है उसका, किस तरीके से दे सकती है? ये तो हुकूमत ही देगी ना, पॉलिसी बन रही है। आज आपको गवर्नर एड्रेस से जो उन्होंने एलजी साहब का जो खुतबा था, आप उसमें देखिए,
आपके 200 यूनिट बिजली की उन्होंने जिक्र किया, वो तो हुकूमत की बात कर रहे हैं, ये तो हुकूमत का खुतबा था। और उसमें हमने बात की है, हम कमिटेड हैं, 200 यूनिट बिजली के देंगे, हम 12 गैस सिलेंडर सालाना देंगे, हम बच्चों के लिए जॉब्स निकालेंगे, हम आपके जो हमने वादे किए हैं, हमने उसमें बच्चियों की शादी के लिए 75,000 का हमने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस का वादा किया था, उसका ऑर्डर अभी 4-5 दिन पहले हो गया। इसी तरह से जो बाकी हमने वादे किए हैं, 5 साल के लिए हुकूमत ने लोगों ने हमको हुकूमत बनाने का मैंडेट दिया। तो ये ओवरनाइट सारी चीज़ें तो नहीं होंगी ना, इन पे पॉलिसी होगी, इन पे प्लानिंग होगी, इनमें फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस है। अभी 12 दिन हो गए हमको हुकूमत बनाए हुए, और 12 दिन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 12 दिन में हम वो सारे काम कर दें? मगर 12 दिनों में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर एलजी के जो इवेंट्स होते हैं उनमें बड़े हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, और कुछ ऐसे इवेंट्स जो इन पे पहले तनकीद करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्हीं इवेंट्स में G20 पे जहाँ पे तनकीद हुई, मुख्तलिफ इवेंट्स पे तनकीद हुई, आज उन्हीं इवेंट्स में जो है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हिस्सा लेते हुए नजर देखिए, आज हुकूमत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पॉपुलर हुकूमत है, इसलिए हमारा वो रोल बनता है। जिस वक्त हमने अगर तनकीद की तो उस वक्त हम रियासत के हक़ में जो बात रहेगी, रियासत की फलाह बहबूदी के लिए जो बात होगी, उसमें हम हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन रियासत के हकूक़ के ख़िलाफ़ बात होगी तो उसमें हम लोग कभी उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल है, बानिहाल की आवाम ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने आप पे भरोसा जताया है, अपना बाकायदा तौर पर एक रहबर चुना है, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट करेगी बानिहाल की आवाम? क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे उतर सकेंगे, और क्या कुछ तोहफ़ा आप जो है बानिहाल की आवाम को आने वाले वक्त में दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, फिर अपने आवाम का जी, अपने पार्टी के साथियों का जिन्होंने मेहनत की, आवाम ने प्यार दिया, दुआएँ दी, और भारी अक्सरियत से उन्होंने हमको यहाँ जीत के भेजा। और मुझे बानिहाल की एक तकलीफ़ का एहसास है, बानिहाल के आवाम की तकलीफ़ का एहसास है। हम लोग एजुकेशनली पीछे हैं, सोशली पीछे हैं, और हर लिहाज से पॉलिटिकली हम लोग पीछे हैं, एक डेवलपमेंट का डेफिसिट रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसको हम जो एक वैक्यूम रहा है डेवलपमेंट का, उस गैप को, उस वैक्यूम को हम ब्रिज करेंगे और लोगों के तवक्कात पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला नाउमीद नहीं करेंगे लोगों को। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल ये स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।